हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार एसआई के सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू है उसको कंटिन्यू करेंगे। हम इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। यहाँ पे हम जो क्वेश्चन है वो 150 नंबर तक देखेंगे, 101 से लेकर। इससे पहले जो दो पार्ट्स आए हैं जिनमें मैंने 50-50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, तो 100 तक हम पहुंच चुके हैं। और ऐसे ही करके हम 210 क्वेश्चंस को लेके जाएंगे। तो यदि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जाके देख लोगे। लिंक जो उसका है प्लेलिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए 101 नंबर से हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा है, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे ना कि ज्यादा हिंदी में लिखिए। तो इकोनॉमिक्स के वर्ड्स बहुत हिंदी में ना बहुत अजीब से वर्ड्स होते हैं। दैट्स वाई मैं इंग्लिश इकोनॉमिक्स में लिखता हूँ ज्यादा। बाकी मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि ऐसा बाजार, ऐसा एक मार्केट जिसमें लेन देन जो होता है, जो भी लेन देन होता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य में किसी साख समय पर संपन्न होता है। एक कंप्लीटेड फिक्स्ड टाइम होता है ट्रांजेक्शन का, जो कि फ्यूचर में एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होता है। तो वैसे जो बाजार होते हैं उन बाजार को क्या कहा जाता है? तो उनको बोला जाता है फ्यूचर मार्केट, वाद्य बाजार। ठीक है, वाद्य बाजार। तो ये हो गया आंसर हमारा, फ्यूचर्स मार्केट वाद्य बाजार। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ से आंसर बन जाएगा। देखो वाद्य बाजार क्या होता है। वाद्य बाजार जो होता है एक फिनेंशियल मार्केट होता है, जहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो बाई और सेल करते हैं, जो भी गुड्स होते हैं, जो भी कमोडिटी होती है, और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उन सबको जो है वो एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट के उनको वो एक स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट को एक एग्री कर लेते हैं अपने इस प्राइस को आज ही, और कहते हैं कि एक एक स्पेसिफाइड डेट होगा, उस पे हम इसको खरीदेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो मार्केट होता है, ये जो डील करता है तो अभी साइन होता है, बट एक्चुअल एक्सचेंज जो गुड का होता है और जो मनी जो दिया जाता है वो बाद में होता है। मतलब हमने अभी जो है वो सेटलमेंट कर लिया, लेकिन सब कुछ हम करेंगे वो बाद में करेंगे। हम आपको पैसे भी बाद में देंगे और हम गुड्स भी आप हमको बाद में दीजिएगा, लेकिन हम सेटलमेंट अभी ही कर लेंगे। लेकिन इसका पर्पस क्या है, आखिर ऐसा कुछ करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका प्राइमरी जो यूज होता है वो हेडिंग में होता है। ठीक है, प्राइमरी जो यूज होता है वो हेडिंग में होता है। ठीक है, हेडिंग बोल लो, जो भी पढ़ सकते हो पढ़ लो। ये क्या होता है, तो ये करता है अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन रिस्क। जैसे आप गोल्ड खरीदते हो ना, तो देखते हो ना कि आप, यदि आपका दुकानदार है जो अपने टाइप का है, तो उसको बोल देते हो ना कि हम अभी ही आपको पैसा दे रहे हैं, इसी रेट पे हमको दे दीजिएगा। ठीक है, ऐसा करते हो ना। तो यही जो प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है ना, जो रुपए का फ्लक्चुएशन होता है, उस फ्लक्चुएशन को, फ्लक्चुएशन मतलब बहुत ज्यादा चेंज, कभी ज्यादा हो गया कभी तेज हो गया, तो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं कि इस दाम पे हम खरीदेंगे, आप हमको बाद में दीजिएगा और बाद में ही हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, तो इस कारण से ही इसको जैसे लिया जाता है। जैसे एक फार्मर जो है वो सेल करता है अपने गेहूं को एक मार्केट में, फ्यूचर मार्केट में आज सेल करता है और एक प्राइस को लॉक कर देता है कि इस प्राइस पे हम आपको सेल कर रहे हैं, और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ जब जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है, जैसे ही फसल जो है वो कट जाती है, तो उसके बाद वो बेच देता है उसको, और उसको वही प्राइस मिलेगा, उससे कम प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं जो ये रेगुलेटर्स की। तो इंडिया में जो फ्यूचर मार्केट्स होते हैं, जो कमोडिटी डेरिवेटिव्स होते हैं, जो फ्यूचर मार्केट वाद्य बाजार होता है, उनको रेगुलेट कौन करता है? तो ये जो रेगुलेट होता है वो सेबी के द्वारा होता है। स्टॉक मार्केट को भी सेबी कंट्रोल करती है, म्यूचुअल फंड को भी सेबी जो है वो कंट्रोल करती है। क्योंकि म्यूचुअल फंड किस में आता है? स्टॉक मार्केट में ही तो आता है। ये है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 92 में इसको जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया था, मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। बाकी 89 में ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, 1989 में। और ये जो है वो इससे पहले, सेबी से पहले इसको कौन रेगुलेट करता था? तो इसको एफएमसी रेगुलेट करता था। एफएमसी इसको रेगुलेट करता था। एफएमसी मतलब फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। लेकिन अब इस एफएमसी को क्या कर दिया गया है? तो इसको हटा दिया गया है। अब इसकी जगह सेबी इसको रेगुलेट करती है, इसको कंट्रोल जो है वो करती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके डेरिवेटिव की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है, एफ एंड ओ आर टाइप ऑफ फिनेंशियल डेरिवेटिव्स होता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो हो इंडिया में होता है वो लार्जर कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जिसको एम सी एक्स बोलते हैं।
MCX बोलते हैं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये जो है वो इंडिया का लार्जर कमोडिटी, कमोडिटी मतलब वस्तु समझ लो आप, कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज होता है। तो कभी ऐसा पूछा जाए ना तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ ऑप्शंस की। जैसे आपको ऑप्शंस में दिया गया है कि स्पॉट मार्केट क्या होता है, जिसको हाजिर बाजार आप कह रहे हो, स्पॉट मार्केट बोल रहे हो। तो स्पॉट मार्केट को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि स्पॉट मार्केट क्या है, कभी भी पूछ लिया जाए तो एक ऐसा मार्केट जहां पे बाइंग और सेलिंग जो होता है वो इमीडिएटली होता है, तुरंत होता है, ठीक है। इमीडिएटली होता है, तुरंत होता है, एकदम अभी खरीदे अभी पैसा दो, पेमेंट भी तुरंत होती है, डिलीवरी भी तुरंत होती है, ठीक है। तो यही को बोलते हैं जो स्पॉट मार्केट। इसमें आप T+2 को रख सकते हो, जिस दिन आपने खरीदा उसी के 2 दिन के अंदर सब चीजें आपको मिल जाएगी। तो T+2 इसको भी कहा जाता है। T+2 डेज हो सकता है या फिर इमिडिएटली हो सकता है, ठीक है। उसके बाद करंट मार्केट की बात आती है। करंट मार्केट क्या है? करंट मार्केट होता है, ये कोई एक फिनेंशियल टर्म नहीं है, ये यूजुअली रेफर करता है स्पॉट मार्केट को ही। कोई ऐसा फिनेंशियल टर्म जो है वो करंट मार्केट नहीं है। उसके बाद आता है कैपिटल बाजार, कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट आपने मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, एक ऐसा मार्केट जो लॉन्ग टर्म में जो इन होता है, जो डेट होता है, और जो इक्विटी होती है, जैसे शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, इन सब की मैच्योरिटी जो होती है ना वो एक लॉन्ग पीरियड में चलती है। उसके लिए ये जो है ना 1 ईयर से ज्यादा ही हमेशा यहाँ पे लेन देन जो होता है ना, 1 ईयर से ज्यादा का ही होता है। नॉट इधर से होगा, 1 ईयर से ज्यादा का ही इसमें लेन देन जो होता है। तो कैपिटल मार्केट जो होता है वो लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी है। डेट मतलब ऋण होता है, कुछ देना। तो ये लॉन्ग टर्म वाला चलता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पॉट मार्केट मतलब इमीडिएट, समझ में आना चाहिए। फ्यूचर मार्केट मतलब फ्यूचर डेट में। रेगुलेट कौन करता है? सेबी। अब आपको क्लियर ये हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि भारत में बजट निर्माण का काम किसका है? बजट जो है वो हमारे संविधान में ये शब्द जो है वो यूज नहीं किया गया है। इसके जगह एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो यूज किया जाता है। ये ध्यान आपको रखना है। बजट जो है वो तैयार किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। बजट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल होता है इसको प्रिपेयर करने की। स्पेसिफिक यदि हम डिपार्टमेंट की बात करें तो इसी डिपार्टमेंट के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर होता है। यही जो है वो बजट को प्रिपेयर करती है। बजट डिवीजन ये होता है, ये नोडल बॉडी होती है प्रिपेयरिंग बजट को प्रिपेयर करने के लिए। बजट के प्रोसेस की हम बात करें तो ये प्रोसेस जो है वो यूजुअली स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर में, और 6 मंथ लग जाता है प्रिपेयर करने में, ठीक है। 6 मंथ लग जाता है। और आपको पता है कि बजट जो है वो 1 फरवरी को जो है वो लाया जाता है। अभी न्यू चेंजेस इसमें आ गए हैं। प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और लोकसभा में हमेशा प्रेजेंट किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। आर्टिकल नंबर 112 जो संविधान का है वही बात करता है इस एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में आर्टिकल नंबर 112 ही बात करता है। बजट जो है वो 1 फरवरी को आता है, और इससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आता है। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो आता है, ध्यान रखिएगा। देखो, ये हो गया इकोनॉमिक सर्वे, ये हो गया बजट, और ये हो गया करंट डेट। तो ये मान लो कि करंट ईयर है, ये मान लो कि करंट ईयर है 2025, ठीक है। तो बजट क्या दिखाता है? बजट दिखाता है कि 2026 में हमारा क्या खेल होने वाला है, 2026-27 में क्या होने वाला, और ये दिखाता है कि 2024-25 में क्या हुआ है, 2024-25 में क्या हुआ है, और ये दिखाता है कि 2026-27 में क्या होने वाला है। मर्जर की बात करें तो बजट जो है वो ऑकवर्थ कमेटी थी 1924 में, 24 में एक्वत कमेटी थी। उसने बजट को जो है वो सेपरेट कर दिया था। रेल बजट एंड जो नॉर्मल बजट होता है उनको सेपरेट किया था, लेकिन इस सेपरेशन को मर्ज कर दिया गया 2017 में, ठीक है। मर्जर कभी भी पूछा जाए तो ऑफिशियली मर्जर जो हुआ था वो 2016 में ही हुआ था। सवाल दोनों पूछा गया है, लेकिन पहला बजट जो पेश किया गया था वो 2017 में अरुण जेटली के द्वारा पेश किया गया था। अरुण जेटली के द्वारा ये बजट जो है वो पेश किया गया था। आपको सवाल ये पूछा जाएगा कि ये बजट का मर्जर जो किया गया 2017 में, ठीक है, ये जो 2017 में मर्जर किया गया ये किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे किया गया? तो ये जो है वो विवेक देबरॉय कमेटी थी। विवेक देबरॉय कमेटी, विवेक देबरॉय कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये मर्जर जो है वो हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा।
उसके बाद हलवा सेरेमनी एक वर्ड हमेशा आपको देखने को मिलेगा। हलवा सेरेमनी मैं बता देता हूं इस बारे में। हलवा जो आप हलवा खाते हो ना, वही हलवा की बात हो रही है, हलवा। हलवा सेरेमनी एक होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो जो हलवा सेरेमनी होता है, एक एक ट्रेडिशन है, एक इवेंट है, जो हेल्ड बिफोर द लॉक इन प्रोसेस ऑफ बजट प्रिंटिंग या फिर अपहोल्डिंग बिगिन। जैसे ही बजट प्रिंट होना, बजट प्रिपेयर होने के बाद जब वो बजट जो है वो प्रिपेयर लॉक होता है कि हाँ यही यही चीजें बजट में रहने वाली है, वो जो प्रोसेस ऑफ बजट प्रिंटिंग या फिर अपलोडिंग जो है वो स्टार्ट होता है ना, तो वही हलवा सेरेमनी से ये स्टार्ट होता है। तो कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शंस की हम यदि बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी जो भी होती है उसके लिए, सीएपीएफ जो है वो इसी में आता है। सीएपीएफ जो होता है उसको कंट्रोल यही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर करता है, ठीक है। बाकी कैबिनेट मिनिस्ट्री जो होती है वो कैबिनेट जो है वो अप्रूव करता है बजट को, लेकिन प्रिपेयर फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा होता है। तो ये सवाल जो है ना, ये भी पूछा गया है, मैंने टेस्ट सीरीज में ये डाला भी था कि कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो अप्रूव करता है, लेकिन बजट को प्रिपेयर करता है फिनांस मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। कैबिनेट मिनिस्ट्री है जो कैबिनेट हमारा चलता है। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है वो 91वां संविधान संशोधन के अनुसार हुआ है कि 15% से ज्यादा जो है वो प्रधानमंत्री को मिलाकर नहीं होना चाहिए, लोकसभा के मेंबर्स का या फिर राज्यसभा के मेंबर्स का, जहां पे भी है। तो लोकसभा में ही हमारी मिनिस्ट्री जो है वो बनती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 15% से ज्यादा नहीं होता है, भी नहीं होता है। और कैबिनेट जो मिनिस्टर्स जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं। पहला जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, दूसरा जो है वो राज्य प्रभार वाले होते हैं, और तीसरा जो है वो उप मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये तीन टाइप से बढ़ते हैं, जिसको मैंने काफी डिटेल से जो डिस्कस किया था जब जब मैंने लेक्चर बनाया था इस टॉपिक पे और क्लासेस में। और उसके बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक मिनिस्ट्री की बात करें तो देयर इज नो स्पेसिफिक मिनिस्ट्री बाय दिस नेम। इकोनॉमिक अफेयर होता है लेकिन इकोनॉमिक कोई मिनिस्ट्री नहीं होता है। तो हमारा आंसर यहाँ से कौन सा बनेगा? मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि राजकोषीय घाटा को आप किस तरह से डिफाइन करोगे? कौन सा घाटा है? फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा को यदि आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? तो राजकोषीय घाटा जो होता है, फिजिकल डेफिसिट जो होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिजिकल डेफिसिट जो है वो बताता है कि गवर्नमेंट जो है, उस गवर्नमेंट को कितना कर्ज लेना पड़ेगा, कितना बोरो करना पड़ेगा, कितना बोरो करना जरूरी है यदि उसको बजट को पूरा करना है। क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम कैसे चलता है? हमारे यहाँ सिस्टम चलता है ना कि पहले हम खर्च कर देते हैं, पहले हम खर्च करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे पास कितना पैसा है, और यदि मेरे पास कम पैसा है तो हम उसको लोन लेते हैं, लोन लेते हैं। तो यही गवर्नमेंट कितना ज्यादा लोन लेगी, यही डिपेंड करता है फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। इस यही डिपेंड करता है फिजिकल डेफिसिट। यदि हम बात करें इसके लॉजिक की, तो इट इज अ गैप बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल नॉन बोरोड रिसिप्ट्स। मतलब कि आपने कितना ज्यादा जो है वो लिया है कर्ज, और कितना ज्यादा आपने खर्च किया है, कितना ज्यादा आपने खर्च किया है। तो यदि इसके हम फॉर्मूले की बात करें फिजिकल डेफिसिट की, तो फिजिकल डेफिसिट क्या है? तो फिजिकल डेफिसिट है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आपने कितना खर्च किया, एक गवर्नमेंट ने कितना पूरे एक साल में खर्च किया, उसमें से हमको घटाना क्या है? तो उसमें से हमको घटाना है पहली बात की रेवेन्यू रेसिप्ट। रेवेन्यू रेसिप्ट घटाना है, और उसमें ही उसके साथ ही साथ नॉन डेट नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को भी हटाना है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को भी हटाना है। तो इन दोनों को हटाते हैं तो जाके हमारा फिजिकल डेफिसिट जो है वो बनता है। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जो है वो इंक्लूड करता है रिकवरी ऑफ लोन एंड डिस इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। ये मनी जो होता है वो डेट डेट कैन नॉट क्रिएट डेप्ट। ये जो मनी होता है ना, डेट क्रिएट करता ही नहीं है, कर्ज क्रिएट करता ही नहीं है। इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? हमारा ऑप्शन यहां से क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर सी देखो, यही है। फिजिकल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट। तो ये इसको दोनों को, रेवेन्यू रेसिप्ट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट को इसमें से घटाना होता है टोटल एक्सपेंडिचर से, तो जाके हमें फिजिकल फिजिकल डेफिसिट हमको मिलता है, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ? फिजिकल डेफिसिट आपको क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है फिजिकल डेफिसिट? तो फिजिकल डेफिसिट जो है वो इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा बोरो लिया है। गवर्नमेंट नीड टू बोरो टू मीट एयर एक्सपेंसेस। कितना ज्यादा हम लोन लेंगे कि हमारा खर्च जो है वो पूरा हो जाएगा। इतना ज्यादा हम लोन लेंगे कि हमारा खर्च जो है वो पूरा हो जाएगा, यही इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको लेकर कर्ज कम से कम लिया जाए, इसको लेकर भारत सरकार के द्वारा FRBM एक्ट लाया गया था। FRBM एक्ट लाया गया था। कब लाया गया था FRBM एक्ट? तो ये 2003 में लाया गया था, मैंने ऑलरेडी बताया है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इस बारे में बताया है। FRBM एक्ट, ये गवर्नमेंट का एम है कि फिजिकल डेफिसिट को हमको रिड्यूस करना है। कितना? तो हमको फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करना है 3% ऑफ जीडीपी। जीडीपी का 3% तक हमको रिड्यूस करके लाना है थ्रू ऑप्टेन ब्रांचेस ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3% वाला कंसेप्ट भी आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो फिजिकल डेफिसिट में से जब इंटरेस्ट के पेमेंट को घटा देते हैं ना, तो वो प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। मैं इसको लिखता हूं, आपको ध्यान रखना है, ये भी फॉर्मूला जो है वो पूछा जाता है। इकोनॉमिक्स कभी पढ़ेंगे तो डिस्कस हम करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि फिजिकल डेफिसिट है, वो फिजिकल डेफिसिट में से माइनस करना है इंटरेस्ट पेमेंट को। जो भी पेमेंट आपको इंटरेस्ट के रूप में देना है, आप कहीं से लोन लेते हो तो इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट देते हो ना, तो वही पेमेंट यदि फिजिकल डेफिसिट में से घटा दिया जाए तो वही कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। वो कहलाता है प्राइमरी डेफिसिट। फाइनेंसिंग की बात करें तो ये जो है डेफिसिट है वो फिनांस करता है बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। जो बॉन्ड हो गया, आरबीआई की जो प्रिंटिंग मनी हो गई, ये सब के लिए बोरिंग होता है। ठीक है, तो डेफिसिट जो है वो फिनांस बाय बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो ये जो है टोटल, बी ऑप्शन आप देखो, बी नंबर जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेसिपिएंट की बात कर रहा है। ये ऑलवेज जीरो होता है इन 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 अकाउंटिंग। बजटरी डेफिसिट जो होता है उसमें बात की जाए तो बिकॉज बोरोइंग इज काउंटेड एज अ रिसिप्ट टू बैलेंस द बुक्स। मतलब उतना ज्यादा डिटेल में मत जाओ, ये दो कंसेप्ट मैंने बताया, ये दो अभी के लिए समझ जाओ, उतना काफी है। बाकी FRBM एक्ट जो है वो पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान रख आपको रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि स्कूल्स होती हैं, जो स्कूल की बिल्डिंग है, विद्यालय के जो इमारतें हैं, उनको रख रखाव करने का जो खर्च है कहाँ से आएगा? विद्यालय का जो रख रखाव करने का खर्च है वो कहां से आएगा? तो देखो, कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। एक्सपेंडिचर जो भारत सरकार का होता है, खर्च जो भारत सरकार का होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च। खर्च जो होता है ना वो दो टाइप का होता है। एक दो टाइप का खर्च होता है। पहला, एक ऐसा खर्च करो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। दूसरा, आप ऐसा खर्च करो जो रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। ठीक है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप शॉर्ट में बोलते हो कैपेक्स, कैपेक्स बोलते हैं, और रेवेन्यू रेसिप्ट को ओपेक्स बोलते हैं। वो ओपेक्स कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसी चीजें होती हैं जो आपको कुछ क्रिएट करके दे दे, और ये बाद में आपको जो है वो क्रिएशन के बाद, पहली बात तो इसको बार बार आपको खर्च कुछ ना करना पड़े इसमें। दूसरी बात कि ये जो है वो जो आपको लाइबिलिटीज जो होती है ना, वो ये लाइबिलिटी आपकी ना रहे। ये जो है वो आपको एक एसेट क्रिएट करके दे, जो आगे मनी को क्रिएट करे या फिर वो स्किल को क्रिएट करे। तो ये जैसे बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग्स आप बना रहे हो, स्कूल के न्यू बिल्डिंग्स बना रहे हो, रोड बना रहे हो, वो कुछ भी बना रहे हो, तो वो क्या आपको दे रहा है? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो आपको इंटरेस्ट में कुछ ना कुछ तो देगा ही। बार बार उसको, आपको वो व्यय ऐसा नहीं करना है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जैसे आप एजुकेशन में खर्च करते हो, एजुकेशन का खर्च आपको कैसा है? वो खर्च आपका खर्च नहीं, वो आपका एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट है। वो आपका इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप LIC में इन्वेस्ट करते हो ना, उसी तरह से ये इन्वेस्टमेंट है। ये आपको आगे आपको फायदा देने वाला है, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ये इंक्लूड करता है नॉर्मल रनिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड मेंटेनिंग द एसेट्स। अब इसको मेंटेन करने में, जो जो एसेट्स को मेंटेन करने में जो जो चीजें आती हैं, ये सब यहाँ पे होता है। और ये कोई भी एसेट क्रिएट नहीं करती है। यही सवाल आपसे पूछा जाएगा, डोंट क्रिएट, डू नॉट क्रिएट एसेट्स।
ये आपको ऐसा खर्च करना पड़ेगा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, बस उनको खर्च आपको करना पड़ेगा, कुछ आपसे उनको मिलने वाला है नहीं। जैसे पेंटिंग हो गया, रिपेयर हो गया, क्लीनिंग हो गया, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो बात हम करते हैं मेंटेनेंस में क्या आएगा, तो मेंटेनेंस में आएगा पेंटिंग, रिपेयर, क्लीनिंग, कीप बिल्डिंग फंक्शनल बट डज नॉट एड अ न्यू बिल्डिंग, हेंस इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सब पेंटिंग वेंटिंग जो आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है, लेकिन बिल्डिंग को जो क्रिएट करना आएगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो ओनली अ फ्यू रूम या फिर विंग्स आर कंस्ट्रक्टेड। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, बट एक इकोनॉमिक टर्म जो है वो रेवेन्यू के रिलेट करके नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हमारा यहां से जो आएगा वो रख रखाव की बात आ रही है, ना कि हम कोई बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो मेंटेनिंग की बात आ रही है, मेंटेनेंस की बात आ रही है। तो मेंटेनेंस कहाँ होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या चीजें आ सकती हैं आगे भी आप याद रख सकते हो। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा आपको सैलरीज देना है अपने एम्प्लॉयमेंट को, पेंशन देना है एम्प्लॉयमेंट्स को, इंटरेस्ट पेमेंट भारत सरकार को करनी है, सब्सिडी जो देनी होती है, डिफेंस के मेंटेनेंस में जो खर्चा आता है, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, रोड्स बनाई जा रही हैं, फ्लाइट्स खरीदे जा रहे हैं, जेट खरीदे जा रहे हैं, जहाज खरीदे जा रहे हैं, लोन का रिपेमेंट भारत सरकार को मिल रहा है, तो ये सब यहाँ होता है, ठीक है। तो आपको रूल यदि याद रखना है तो जो भी एसेट क्रिएट करेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, और जो है वो मनी को हमको जस्ट कंज्यूम आप कर रहे हो, उसका कोई फायदा वायदा होने वाला नहीं है, तो वो रेवेन्यू होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटा की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितना निर्धारित की गई थी। तो जीडीपी का कितना जो है वो निर्धारित किया गया था, किसको, तो राजकोषीय घाटा को, फिस्कल डेफिसिट को कितना परसेंट जो है वो कहा गया था 14वें वित्त आयोग के रिकमेंडेशन के बाद। तो 14वां जो फाइनेंशियल कमीशन था, 14th जो फाइनेंशियल कमीशन था, इसके हेड जो कौन थे, तो वाईवी रेड्डी थे, वाईवी रेड्डी थे। यह जो कमीशन थी इसने रिकमेंड किया था, वो किया था 3%, कि 3% आपको लाना है, और इस 3% में फ्लेक्सिबिलिटी भी दिया गया था 0.5% का, कि 0.5% आगे पीछे जो है वो किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, वाईवी रेड्डी ने ये किया था, ठीक है। जो 15th फिनांस कमीशन की बात करें तो ये तो 14वां है। 15th जो फिनांस कमीशन है, 15th फिनांस कमीशन जो है वो एनके सिंह के अध्यक्षता में बना था, एनके सिंह की अध्यक्षता में बना था। फिनांस कमीशन कैसे बनता है, तो 280 नंबर आर्टिकल है वो बनता है, राष्ट्रपति क्रिएट करता है, 5 सालों के लिए क्रिएट करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। 280 में 5 सालों के लिए क्रिएट जो है वो किया जाता है। ये जो 15वीं वित्त आयोग थी उसने क्या किया, तो 15वीं वित्त आयोग ने ये कंटिन्यू किया 3% का और बेस लाइन, लेकिन उसने अलाउ किया 4% टू 3.5% ड्यूरिंग द पोस्ट कोविड रिकवरी फेज। तो उतना ज्यादा आपको याद नहीं रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये जो है वो फाइनेंशियल कमीशन का ही पावर होता है, कि कितना ज्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए, ये सब यहीं से जो है वो डिपेंड होता है, ठीक है। बाकी आपको 16वां जो फाइनेंशियल कमीशन है उसका भी जो है वो गठन कर दिया गया है, तो केवल आपको इसके अध्यक्ष पूछे जाएंगे, क्योंकि फाइनेंस कमीशन 15 जो है ना, उसका पीरियड 2021 से लेकर 2026 तक है। तो 2026 जैसे ही खत्म होगा तो नया फाइनेंस कमीशन आएगा, तो ये अध्यक्ष आपको 16वां फाइनेंस कमीशन का पूछा जा सकता है। तो ये अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ये जो है वो 16 फिनांस कमीशन के चेयरमैन होंगे। ये वाइस चेयरमैन रह चुके हैं नीति आयोग के। इनका जो टेन्यूर होगा 16 फिनेंशियल कमीशन का, वो 2026 से लेकर 2031 तक जाएगा ये पीरियड। तो ये आपको ध्यान रखना है इस बारे में। तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिनांस कमीशन से लेकर, ठीक है। फिनांस कमीशन के लिए थोड़ा बहुत यदि जानो तो मैं पहले मिटा देता हूं इसको। फिनांस कमीशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, जरूरी है। फिनांस कमीशन 280 में बात की गई है। फिनांस कमीशन जो है वो क्वासी जुडिशियल निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है, क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल मतलब अर्ध न्यायिक है,
अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 281 ये कहता है कि जो फिनांस कमीशन का रिपोर्ट होगा ना, उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट जो होगा, राष्ट्रपति जो होगा, वो संसद के पटल पर रखवाएगा। जो टेबल होता है ना, उस टेबल पे रखवाएगा। ये जो फिनांस कमीशन होता है, इसके फाइव फाइव मेंबर होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक जो है वो चेयरमैन होगा और उसी के साथ साथ 4 जो है वो इसके मेंबर्स होते हैं। 1+4 में डिवाइड होता है। इसकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। यदि योग्यताओं की बात करें तो सदस्यों की योग्यता और चयन का जो तरीका होता है, उसका सारा का सारा जो जिम्मेवारी है वो संसद के पास है, पार्लियामेंट के पास है। अध्यक्ष जो होना चाहिए उसको सार्वजनिक मामले का अनुभव होना चाहिए। एक सदस्य जो होना चाहिए वो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा सदस्य जो होना चाहिए, 2 सदस्य ऐसे होने चाहिए जो सरकार के वित्त और खाते का विशेषज्ञ रहता हो। तीसरा सदस्य ऐसा होना चाहिए जो वित्त मामले और प्रशासन का व्यापक अनुभव रखता हो। चौथा सदस्य ऐसा होना चाहिए जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। इसका मेन काम क्या होता है, तो वर्टिकल डिवोल्यूशन करता है, करों का यह वितरण करता है राज्य और सरकारों के बीच। मतलब राज्य का कितना हिस्सा जो है वो जाएगा, वो यही डिपेंड करता है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल के साथ साथ जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों वितरण है, वो यही करता है विभिन्न राज्यों के बीच। हिस्से का बंटवारा किस आधार पर होगा, क्या वो जनसंख्या पे होगा, क्या वो क्षेत्रफल पे होगा, या फिर वो वन क्षेत्र के अनुसार होगा, इसको देखता है। ठीक है। उसके साथ ही साथ ग्रांट्स और एड्स जो होते हैं वो भी देता है। तो आर्टिकल नंबर 275 के अनुसार जो है वो राज्यों को केंद्र सरकार से मिलने वाला जो ग्रांट्स होता है ना, वो भी यही डिसाइड करता है। तो आर्टिकल नंबर 275 किस बारे में बात करता है, तो वो ग्रांट्स के बारे में बात करता है। ग्रांट्स के बारे में, अनुदान जो आप बोलते हो। उसके साथ ही साथ जो स्थानीय निकाय होते हैं, पंचायत और नगर पालिकाओं की बात करें, तो उसके संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है, उसको भी ये देखता है। ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट को भी ये देखता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम बात करें पहला जो फिनांस कमीशन के अध्यक्ष थे, फर्स्ट, उसकी हम बात करें तो फर्स्ट फिनेंशियल कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे केसी नियोगी। केसी नियोगी, केसी नियोगी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1951 में इसका गठन हुआ था और पहला का कार्यकाल 52 से लेकर 57 तक था। बाकी 16वां अरविंद पनगड़िया आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 15वां जो आयोग था ना, उसने कितना रिकमेंड किया था राज्य का हिस्सा। तो राज्य का हिस्सा उसने कहा था कि 41% जो है वो टैक्स का हिस्सा जो है वो राज्यों को मिलना चाहिए। ये 15वां कमीशन का है। और 1% ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लिए कम कर दिया गया था। तो वहां के लिए 40% जो है वो किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 14वां जो था उसने 42% बोला था। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें उससे पहले जान ले कि 15वां जो वित्त आयोग था उसने कहा था कि जनसंख्या का 15% मिलना चाहिए, क्षेत्रफल का 15% मिलना चाहिए, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का 10% राज्यों को मिलना चाहिए, इनकम जो डिस्टेंस होता है वो 45% जो है वो मिलना चाहिए, उसी के साथ साथ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का 12.5% मिलना चाहिए, और टैक्स का 2.5% जो है वो मिलना चाहिए। तो बहुत सी चीजें हैं जो हमको जानना है। बाकी अभी के लिए आप इतना ज्यादा ध्यान रख लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। बाकी हम जब पॉलिटी का कभी कुछ आएगा तो वहां पे इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सवाल बोल रहा है, ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस भी किया है कि एक इक्विलिब्रियम का पोजीशन बन रहा है, एक साम्य अवस्था बन रही है भारत की अर्थव्यवस्था में, जहां पे जो इन्वेस्टमेंट है और जो बचत है, जो सेविंग्स है, वो दोनों इक्वल है। गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होगा, सरकार का व्यय क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हमने ऑलरेडी बताया है कि ऐसे 3 कंडीशन जो है वो मैंने बताया था कि एक जो है जहां पे एक से ज्यादा होगा, एक जो है जहां पे एक से कम होगा, और दूसरा जो है वो जीरो होगा, तीसरा जो है वो जीरो होगा। तो ये जीरो और ये एक के इक्वल होगा, जीरो नहीं, एक के इक्वल होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो ये तीनों कंडीशन हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस किया। आई थिंक 3 क्वेश्चन ऐसे आए हैं। वही सवाल ये है, तो यहाँ पे जब भी सरकार की जो ये दोनों बराबर होगा, जब बचत की योजनाएं जो है वो बराबर होती है, तो वहां पे इक्वल टू आ जाता है। तो इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स दोनों यदि इक्वल हो तो वो 1 के इक्वल आता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। सरकार की जो आय है वो बराबर है, सरकार की आय के बराबर। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंजेक्शन और लीकेज मैंने बताया था। इंजेक्शन मतलब अर्थव्यवस्था में आपने कितना कुछ दिया है, और लीकेज मतलब कि आपने सेविंग कितनी कर रखी है। तो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर
इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, वो जो है वो इक्वल टू यदि हो सेविंग और टैक्सेस का, तो ये जो है वो इक्वल टू वन होता है, इक्वल टू वन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, इक्वल टू वन। मोर देन वन की बात करें, ये कब होगा, तो जब इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा। इनकम मोर देन वन कब होगा, मोर कब होगा, तो मोर की बात करें तो मोर होगा जब इन्वेस्टमेंट जो है उससे ज्यादा सेविंग हो जाए। लेस कब होगा, जब इन्वेस्टमेंट जो है उससे कम सेविंग हो, मतलब इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब भी पूछा जाए तो बस ये तीन फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, तीनों याद रखिएगा। साम्यावस्था की जब भी बात करें, इक्विलिब्रियम की जब भी बात करें, तो यहाँ पे इंजेक्शन और लीकेज दोनों बराबर होगा। इंजेक्शन और लीकेज दोनों बराबर होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, इंजेक्शन और लीकेज। बाकी मैंने ये पहला बताया कब ज्यादा होगा और कब कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय करता है। आकस्मिक निधि मतलब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। तो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है जिसका बारे में आर्टिकल नंबर 167 जो हमारा संविधान का है वो बताता है, आकस्मिक निधि निधि की बात करता है। इस आकस्मिक निधि से यदि आपको वाई करना है, पैसे इसमें से लेने हैं, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व, बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, देखो एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है जिसको बारे में 266 में बताया गया है, संचित निधि बताया गया है। संचित निधि से जब भी आपको पैसा लेना होता है, पार्लियामेंट का अप्रूवल की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी इमरजेंसी जरूरत हो जाए पैसे की, तो उस समय इसी फंड से लिया जाता है, और बाद में जब संसद चलता है तो संसद से यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं और फिर यहाँ पे पैसे डाल दिए जाते हैं। ठीक है, आकस्मिक निधि में पैसे डाल दिए जाते हैं। तो कंजनजेंसी फंड जो इंडिया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उससे बस मांग लेंगे उतना काफी है। ये एक इमरजेंसी फंड होता है जिसका डिस्पोजल जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाता है। जब भी एक नेचुरल या फिर एक अचानक से अर्जेंट एक्सपेंडिचर आ जाता है ना, तो बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के हम ले लेते हैं। एक पोस्ट फैक्टो इसको कहा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिफोर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये जो है वो एक्स फैक्टो, एस पोस्ट फैक्टो है, मतलब अप्रूवल, मतलब अप्रूव आफ्टर स्पेंडिंग कर दिया जाता है, पहले खर्च कर लो बाद में अप्रूवल लेके ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की बात करें तो 266 में है। और यदि और डिटेल पूछ लिया जाए ना, तो और डिटेल के लिए भी आपको याद रखना है 266 का वन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और 266 का दो, 266 का दो जो है वो बात करता है पब्लिक अकाउंट के बारे में, लोक लेखा के बारे में, पब्लिक अकाउंट के बारे में। ये बैंकर्स ट्रांजेक्शन के बारे में इसमें होता है, और इसमें कोई भी वोटिंग नीडेड नहीं होता है। ये बैंकर्स का जो ट्रांजेक्शन होता है वो सब यहाँ पे होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो पर्पस की बात करें, कॉर्पस की बात करें, तो कॉर्पस ऑफ द कंटिजेंसी फंड बाई इंक्रीज फ्रॉम 500 करोड़ टू अभी 30,000 करोड़ इसको इंक्रीज करके कर दिया गया है। 30,000 करोड़ इसको इंक्रीज करके इसको कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। कंटिजेंसी फंड से जब भी पैसा लेना है तो प्रेसिडेंट का अप्रूवल हो गया, कोई वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड से लेना है तो ये रेगुलर पैसा है और पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद ही ले सकते हो, और प्रायर वोटिंग इसमें किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि आयात और निर्यात पर लगने वाला जो टैक्स होता है, टैक्स जो लगता है वो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे, उसके बारे में बोला जा रहा है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे जो टैक्स लगता है, निर्यात और आयात पर जो टैक्स लगता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं कस्टम्स ड्यूटी। कस्टम्स ड्यूटी, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा, कस्टम्स ड्यूटी। ये जो है वो निर्यात और आयात पर ही लगता है। इंपोर्ट पर जो टैक्स लगता है और एक्सपोर्ट पर जो टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो कहलाता है। ये ये किस लिए किया जाता है, तो ये ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है। डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज है उसको फॉरेन जो कंपटीशन है उससे बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और रेवेन्यू अर्न करने के लिए किया जाता है। क्योंकि यदि टैक्स नहीं लगेगा ना, उससे होगा कि जो सामान है ना विदेशियों की, वो सस्ते हो जाएंगे और भारत के जो सामान है वो बिक नहीं पाएंगे। दैट्स वाई ये टैक्स जो है वो लगाया जाता है। इनकम टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, मतलब जितना ज्यादा आप कमाते जाओगे उतना ज्यादा ही आपका इनकम टैक्स जो है वो बढ़ते जाएगा। तो ये इंडिविजुअल का टैक्स है। एक कॉर्पोरेट इनकम का टैक्स होता है जो कि डायरेक्टली जो कमा रहा है उसको देना पड़ता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ट्रेड टैक्स की बात करें तो ये वैट लगता था पहले स्टेट लेवल पे, बाकी अब तो सबको इंटीग्रेट करके जीएसटी कर दिया गया है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो एक्साइज ड्यूटी है वो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन जो गुड्स होते हैं ना उन पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसको रेगुलेशन किसके द्वारा किया जाता है? ये जो टैक्स है, इनकम टैक्स, जो कस्टम ड्यूटी है, उसको रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है? रेगुलेशन। रेगुलेशन किसके द्वारा इस टैक्स का किया जाता है? तो ये जो रेगुलेशन किया जाता है इस टैक्स का, वो किया जाता है सीबीआईसी के द्वारा। सीबीआईसी के द्वारा इसका रेगुलेशन जो है वो किया जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के द्वारा किया जाता है। जीएसटी जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी है। जीएसटी जो है वो कस्टम ड्यूटी, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, वो इज नॉट सबमर्ज अंडर जीएसटी। ये तो आपको ध्यान रखना है। बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है वो जीएसटी के अंदर नहीं आया है। जीएसटी के अंदर ये नहीं आया है। इट इज स्टिल चार्ज सेपरेटली। जो आईजीएसटी लगता है, आईजीएसटी है वो लगता है चार्ज ओवर एंड एवव पीसीडी। जो बीसीडी है वो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, वो लगता ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो कहां से एकत्रित करती है? कहां से भारत सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो मिलता है? तो भारत सरकार को एज पर 24-25 का यदि हम डेटा की बात करें तो इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो भारत सरकार को मिलती है, इनकम टैक्स से। ठीक है, 2024-25 की ही मैं एनालिसिस के अनुसार बता रहा हूं। तो जो इनकम टैक्स है एंड जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो डायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं, ये लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करता है इंडिविजुअली। लगभग 19% के आसपास जो है वो इनकम टैक्स कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। तो ये आपको ध्यान रखना है। जीएसटी जो है वो अभी बहुत ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है। जीएसटी जो है वो 18% जो है वो कलेक्ट करता है। और यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी है, वो जो है वो कंट्रीब्यूट करता है अप्रॉक्स 5% के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स 5% के आसपास। तो आपका आंसर कौन सा बनेगा? इनकम टैक्स जो है वो ए ही आंसर बन जाएगा। बाकी और एक्साइज, सेल्स या फिर स्टेट ड्यूटी है, ये सब नहीं होगा आंसर। ठीक है, स्टेट जो ड्यूटी है ना, इसको अबोलिश कर दिया गया है, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, स्टेट ड्यूटी की मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट ड्यूटी ऑप्शन नंबर बी, स्टेट ड्यूटी है, इसको अबोलिश किया गया 1985 में। 1985 में इसको खत्म किया गया था। सेल्स टैक्स की बात करें तो ये मर्ज कर दिया गया है जीएसटी में। खाली आप हटा दो किसको? तो फ्यूल्स एंड अल्कोहल को हटा लो, वो इसमें नहीं है। उसके बाद जो एक्साइज ड्यूटी है वो ओनली पेट्रोल, डीजल, लिक्विड, ये लिक्वेयर जो है, शराब जो होती है, उन्हीं सब पे एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? तो या तो पेट्रोल पे लगेगी, डीजल पे लगेगी, लिक्वेयर पे लगेगी। ठीक है, इन्हीं सब पे ये लगेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे टैक्स की बात ही आई है तो कुछ टैक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो भारत सरकार में जो टैक्स लगता है वो दो टाइप से टैक्स लगता है। एक लगता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा लगता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स को इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये टैक्स उसी व्यक्ति को देना पड़ता है जिस पर वो टैक्स लग रहा है। सीधी सी बात की चोट उसी को लगेगी और दर्द भी उसी को होगा। ये टैक्स वही है। डायरेक्ट टैक्स जो होती है वो सिंपल भाषा में समझो कि जिसको चोट लगेगा ना, दर्द उसी को होता है, तो ये डायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स हो गया। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आता है। डायरेक्ट टैक्स में जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स आता है। कंपनियों के जो मुनाफे होते हैं उन पर जो सरकार टैक्स लेती है, डायरेक्ट टैक्स हो गया। उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स होता है जो कि संपत्ति, शेयर या फिर सोना बेचने पर जो मुनाफे पर लगता है, ये होता है। उसके बाद एसटीटी टैक्स हो गया। एसटीटी टैक्स हो गया, एसटीटी जो शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं ना, उस पर प्रतिभूति लेन देन टैक्स लगता है। इसका नेचर जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, हमने ऑलरेडी आपको बताया है। प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, प्रोग्रेसिव का मतलब कि अमीर जो है वो ज्यादा टैक्स देंगे, गरीब जो है वो कम टैक्स देंगे। जैसे जैसे आपकी कमाई बढ़ती जाएगी आप टैक्स जो है वो ज्यादा देते रहेंगे। इसका कंट्रोल जो कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करता है सीबीडीटी। सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है वो इसको कंट्रोल करता है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो आता है वो है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है एक वैसा टैक्स जो होता है जो दुकान, कंपनी, ये सब पर लगाया जाता है, लेकिन वो पैसा अंत में कौन देगा? अंत में वही पैसा देगा जो उसको कंज्यूम करेगा। तो ये हमेशा शिफ्ट होते रहता है। ये टैक्स जो है वो शिफ्ट होते रहता है और लास्ट में जो कंज्यूमर होता है,
जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा उसी को ये टैक्स देना पड़ेगा। सिंपल भाषा में समझो तो टैक्स कंपनी भरती है, लेकिन वो पैसा किससे लेगा? तो वो ग्राहक से ही पैसा वसूलेगा। पैसा वो ग्राहक से ही वसूलेगा। उदाहरण की बात करें, एग्जांपल्स की बात करें, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो जीएसटी है। जीएसटी है, गुड्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। उसके बाद जो है वो कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी जो लगता है, जो इंपोर्ट पे लगता है, ये जीएसटी में शामिल नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जो है वो एक्साइज ड्यूटी है। एक्साइज ड्यूटी जो है वो पेट्रोल, शराब, इन सब पे लगती है, जो जीएसटी से बाहर रखा गया है। उसके बाद जो वैट था, जिसको अभी हटा दिया गया है, जो है वो वैट जो है वो केवल और केवल पेट्रोल एंड जो लिक्वेयर होता है, शराब होता है, उस पर लगता है। नीचे की बात करें तो ये जो है वो रिग्रेसिव टैक्स है। ये प्रोग्रेसिव नहीं, ये रिग्रेसिव टैक्स है। सवाल पूछा जाएगा तो ये रिग्रेसिव है और इधर वाला प्रोग्रेसिव है, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब क्या हुआ कि चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, बिस्कुट का एक पैकेट यदि आप खरीदते हो तो सबको वही टैक्स लगेगा। जो एक अमीर व्यक्ति को टैक्स लग रहा है वही लगेगा, यहाँ गरीब को भी वही लगेगा। इससे गरीबों पर ज्यादा असर पड़ता है, क्योंकि अमीर तो कम टैक्स दे रहे हैं ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाए तो होना चाहिए। उसके बाद इसको कंट्रोल कौन करता है? तो इसको कंट्रोल करता है सीबीआईसी। सीबीआईसी, सीबीआईसी का मतलब है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, सीबीआईसी इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, यदि सिंपल लैंग्वेज में आप डिवाइड करते चले जाओ तो हम बात करते हैं बर्डन के अनुसार कि बर्डन किस पे है। तो डायरेक्ट टैक्स कभी फिक्स नहीं हो सकता है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमेशा शिफ्ट चले जाता है। नीचे की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव है, अमीर पर ज्यादा गरीब पर कम। वहीं इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो रिग्रेसिव है। ठीक है, जो डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स हो जो होता है, जैसे ही महंगाई को कम करने में ये मदद करता है, लोगों के पास खर्च करने को कम पैसा हो बचता है, तो ये महंगाई को भी कम करता है, इन्फ्लेशन को भी कम करता है। और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है। ये जो है वो मुद्रास्फीति को डिक्रीज करता है, इन्फ्लेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, इवेजन की बात करें, चोरी कौन किया जा सकता है? तो डायरेक्ट टैक्सेस को बहुत ज्यादा संभावना होती है कि चोरी किया जा सके, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो चोरी करना ही नहीं है। दाम है तो दाम में जुड़ा हुआ टैक्स ऑलरेडी है। आप पे करते हो 5 रुपए, तो इसका मतलब है कि 4 रुपए है, या फिर 4.5 रुपए है, और उसमें 50 पैसे आपने टैक्स दे रखा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ मैं और इम्पोर्टेंट जो है वो टैक्सेस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, या फिर अगले क्वेश्चन जब आएगा ना उनके बाद इसको जो है वो चर्चा करूंगा। वैसे भी टैक्स के संबंध में कई सारे क्वेश्चन जो है वो आते रहेंगे, तो हम उसकी बात धीरे धीरे करते रहेंगे, एक बार बर्डन भी हो जाएगा। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा? आपको वेल्थ पे टैक्स लग रहा है, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, लेकिन जीएसटी कैसे है? जीएसटी तो रेग्रेसिव टैक्स है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। टैक्स, डायरेक्ट टैक्स आपको सेम पर्सन ही पे करेगा, शिफ्ट नहीं किया जा सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स शिफ्ट किया जा सकता है। जीएसटी जो है वो एक अलग प्रकार का टैक्स ही है। वेल्थ टैक्स की हम बात करें तो ये 2016 में इसको अबोलिश कर दिया गया है। प्रोफेशनल टैक्स की बात करें तो ये डायरेक्ट टैक्स का ही एक हिस्सा है, जो कि स्टेट के द्वारा लगाया जाता है। इनकम टैक्स तो मेन डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स ही है। ठीक है, तो हम जीएसटी के बारे में थोड़ा सा अभी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जीएसटी जो है वो यहाँ पे आया है क्वेश्चन में, तो इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो जीएसटी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन बनती है वो हम आपको बताते हैं। पहला जो जीएसटी लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। तो इस दिन जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये जो इस संविधान संशोधन से लागू हुआ, तो 101वां संविधान संशोधन है, उससे लागू हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा है? 101वां। बिल की बात करें, कोई बिल ही तो अमेंड होकर एक्ट बनता है ना, तो ये बिल की बात करें तो बिल जो है वो 122वां है। अभी तक इन सबसे लेकर सवाल पूछता है, किस कमिटी ने इसको रिकमेंड किया था? इस समिति ने इसको रिकमेंड किया था, तो इसको समिति ने रिकमेंड किया था विजय केलकर कमेटी। विजय केलकर समिति, विजय केलकर समिति है, उसने इसको रिकमेंड किया था, उसी के सिफारिश पर यह आया है। भारत में जो जीएसटी का मॉडल है वो कैसा है? तो मॉडल की यदि हम बात करें
भारत का जीएसटी का मॉडल कैसा है? तो भारत का जीएसटी का मॉडल है वो कनाडा का जो मॉडल है उसी पर आधारित है। तो कैनेडियन मॉडल, कैनेडियन मॉडल पर ये आधारित है, जिसमें ड्यूअल टैक्सेस होते हैं। कैसा ड्यूअल टैक्सेड होता है? तो एसजीएसटी होता है। जीएसटी जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है और राज्य सरकार का होता है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों का जीएसटी जो है वो होता है। पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया था, फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी को लागू किया था, तो वो फर्स्ट कंट्री कौन सा था? तो फ्रांस था। फ्रांस, फ्रांस ने कब लागू किया? तो 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। 1954 में लागू किया था। बात आएगी कि भारत में सबसे पहला स्टेट कौन सा था जो जिसने लागू किया जीएसटी को? तो वो असम था। असम ने जीएसटी को सबसे पहले जो है वो लागू किया था। जीएसटी से संबंधित यदि संवैधानिक आर्टिकल की बात करें, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है जीएसटी परिषद, तो 246 का ए, 246 का ए जो है आर्टिकल संविधान का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि राज्य और केंद्र सरकार को जीएसटी पर कानून बनाने का पावर है। जीएसटी पर लॉ बनाने का पावर जो है वो किसको है? तो सेंट्रल को भी है और स्टेट को भी है। कौन सी आर्टिकल बोलती है? 246 नंबर आर्टिकल बोलती है। ठीक है। एक दूसरा आर्टिकल और आपको याद रखना है, वो याद रखना है 279 ए। 279 ए, 279 ए आर्टिकल क्या कहती है? तो ये जीएसटी काउंसिल की बात करती है, जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल है उसकी ये बात करता है। जीएसटी जो है वो परिषद है। इसके अध्यक्ष की बात करें, इसका हेड जो है वो कौन सा होता है? तो फिनांस मिनिस्टर होता है। निर्मला सीतारमन अभी इसकी हेड है। भारत में जो जीएसटी का स्लैब है वो कई सारे होते हैं, जैसे कि 5% था, 12% था, 18% था। उसके बाद जो है वो 0% भी टैक्स होता था। तो अभी केवल और केवल दो ही टैक्स है, एक 5% और दूसरा 18%। 28% वाला जो टैक्स है उसको हटा दिया गया है अभी, जब ट्रंप के द्वारा लगाया गया टैक्स जो है वो ट्रंप के द्वारा बढ़ाया गया था, तो उसके बाद केवल 5% और 18% दो ही यहाँ पे स्लैब जो है वो बन रहे हैं। ठीक है। जीएसटी से बाहर क्या क्या चीजें हैं? तो जीएसटी से बाहर रखा गया है पेट्रोल को, जीएसटी से बाहर रखा गया है डीजल को, जीएसटी से बाहर रखा गया है अल्कोहल को, शराब को। तो ये सब चीजें जो है वो जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है। जीएसटी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए था, जो भी इंफॉर्मेशन बन रही थी, सब कुछ मैंने बता दिया है। एक बात और आप इस बारे में ध्यान रखिएगा, पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यूपीएसआई का ये सवाल है। इसको जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं, तो इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। डेस्टिनेशन टैक्स भी इसको कहा जाता है, तो ये याद आपको रखना है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे टैक्स जो 10-12 सवाल जितने भी है ना, उन सब में हम पूरे के पूरे टैक्स से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट आते हैं सबको डिस्कस आपको कर दूंगा मैं। अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, मतलब कौन जो इसमें है वो डायरेक्ट टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स इसमें कौन सा है? तो मैंने बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स है, वो डायरेक्ट टैक्स के रूप में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स में आता है। ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको काफी डिटेल से बता रखा है। कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, एक टैक्स होता है जो नेट इनकम और प्रॉफिट पे जो कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उन पर ये लगता है। तो ये जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। हाँ, डायरेक्ट टैक्स है, इट इज ए डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि कंपनी पे लग रही है, डायरेक्ट लग रही है, जिसको देना है उसी पे ये लग रही है। ठीक है, जिसको देना है उसी पे ये लग रही है। जीएसटी तो मैंने काफी डिटेल से बताया। वैट भी मैं आपको मैंने बता रखा है। वैट जो है वो लिक्विड और पेट्रोल पे ही लगते हैं। कस्टम ड्यूटी भी मैंने आपको बता रखा है। कौन किसको रेगुलेट करता है ये भी मैंने आपको बता रखा है। जीएसटी कब लॉन्च हुआ ये भी मैंने आपको बता रखा है। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स की जब भी बात करो आप, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जिसको मैट कहा जाता है, मैट एक डायरेक्ट प्रोविजन होता है जीरो टैक्स के लिए। जीरो टैक्स के लिए मैट एक डायरेक्ट प्रोविजन होता है। कंपनीज पर जीरो टैक्स लगता है, तो कंपनी को यह इंश्योर करता है कि दे पे अ मिनिमम अमाउंट। ठीक है। तो ये डायरेक्ट टैक्स का प्रोविजन है फॉर जीरो टैक्स कंपनीज टू इंश्योर दे पे अ मिनिमम अमाउंट। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम कुछ टैक्स के बारे में और इंफॉर्मेशन की बात कर लें, तो इनकम टैक्स की थोड़ा बात करते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स है, इसके फादर के रूप में बात करें तो भारत में आयकर की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था।
जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने भारत में ये टैक्स जो है वो स्टार्ट किया गया था 1860 में। तो फादर इसको कहा जाता है जो इनकम टैक्स का, वो जेम्स विल्सन को ही कहा जाता है। भारत में जो इनकम टैक्स के लिए अधिनियम बना हुआ है वो अधिनियम है इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट है, आईटी एक्ट है। ये आईटी इंटरनेशनल कंपनी वाली नहीं है। तो ये इनकम टैक्स एक्ट है, वो कब आया था? तो ये आया था 1961 में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट जो है वो पूछी जाएगी। डेट जो है वो पूछी जाएगी इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है। अभी आपको ये याद रखना है कि कुछ टैक्सेस से संबंधित कमिटियां बनी हैं। कुछ टैक्सेस से संबंधित कमिटियां बनी है और उन कमिटियों से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि कौन सा कमिटियां किससे रिलेटेड है। तो सबसे पहला आपको याद रखना है राजा चेलैया कमेटी। राजा चेलैया कमेटी। राजा चेलैया जो कमेटी है वो कमेटी बनी थी टैक्स रिफॉर्म से। टैक्स रिफॉर्म से रिलेट करके ये कमेटी जो है वो बनी थी। दूसरा जो कमेटी आपको याद रखना है वो वंचू कमेटी, याद रखो। वंचू। वांचू जो कमेटी है वो कमेटी किसके लिए है? तो जो डायरेक्ट टैक्स को लेकर वांचू कमेटी बनाई गई थी। उसके बाद विजय केलकर कमेटी रखो। विजय केलकर कमेटी जो है वो ऑलरेडी मैंने बताया है जीएसटी का है। जीएसटी को, और या फिर आप FRBM जो एक्ट है उससे भी ये रिलेट करता है। उसके बाद पार्थ सारथी सोम कमेटी जो बात करें वो जनरल एंटी वॉइडनेस रूल से रिलेटेड ये बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके बारे में। ठीक है। टैक्स की जब बात ही आ रही है तो एक वक्र भी आप याद रखो, एक कर्व भी याद रखो जिसको लाफेर वक्र कहते हैं। इसको कहते हैं लाफेर कर्व। लाफेर कर्व बोलो। लाफेर कर्व इसको जानो। तो लाफेर कर्व जो है ना, राफेर कर्व जो है वो किसके संबंध को दिखाता है? तो ये बताता है टैक्स रेट। टैक्स रेट को संबंधित किससे करता है? टैक्स रेवेन्यू से। टैक्स रेवेन्यू से, कि आप टैक्स जब गवर्नमेंट लगाती है तो टैक्स रेवेन्यू कैसे मिलता है, डायरेक्टली है, इनडायरेक्टली है, कैसा है। तो इसका कहना है, लाफेर एक अर्थशास्त्री है, उनका कहना है कि यदि आप हद से ज्यादा टैक्स बढ़ा देते हो, एक सीमा के बाद यदि आप टैक्स बढ़ा देते हो तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी आय जो है ना वो बढ़ेगी नहीं, आपकी आय और घट जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो चोरी करना ज्यादा चालू कर देंगे, काम जो है वो करना कम कर देंगे। तो ये सब रीजंस होती हैं, दैट्स वाई जो है वो टैक्स एक सीमित मात्रा में ही लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा कैसे करती हैं। स्थानीय निकाय जो है, लोकल बॉडीज जो है वो अपना राजस्व इकट्ठा कैसे करती हैं? तो हाउस टैक्स से। हाउस टैक्स जो है वो स्थानीय निकाय के द्वारा ही लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपको आंसर देना है। लोकल बॉडीज जैसे म्युनिसिपैलिटी हो गया, पंचायत हो गया, ये जो है वो जो फिनेंशियल अथॉरिटी की बात करें तो फंक्शन करता है इफेक्टिवली लोकल बॉडीज, और अपने जो रेवेन्यू है उसको लेता है हाउस टैक्सेस से, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स होता है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट और रिलायबल सोर्स है अपने इनकम को लेकर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेल्स टैक्स हमने बता रखा है, इनकम टैक्स हमने बता रखा है। एजुकेशन टैक्स जो होता है वो सीज के रूप में यूजुअली कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट एज परसेंटेज ऑफ द इनकम टैक्स के रूप में। 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन 1992 का है, ये जो है वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटी से रिलेट करता है। स्टेट फिनेंस कमीशन की जो बात आती है वो 243 आई में आती है। 243 आई में स्टेट फिनेंस कमीशन की बात आती है, जो कि किसके लिए है? तो वो पंचायतों के लिए है। और जो या आपको याद रखना है, गवर्नर जो है वो डिसाइड करता है। तो 243 आई आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज ए रजिस्टर्ड लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी 2011। 2011 की जनगणना हमने हमारे पास सबसे लेटेस्ट जनगणना है, इसके अनुसार बोल रहा है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम जो है वो कहाँ का है। तो करंट अफेयर का सवाल मतलब अब जनसंख्या से रिलेटेड कुछ सवाल आएंगे तो हम जनसंख्या से रिलेटेड सारी चीजें जो है वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये आंसर आपका अंडमान एंड निकोबार होगा। तो अंडमान एंड निकोबार आपको ध्यान रखना है। पॉपुलेशन डेंसिटी का कंसेप्ट क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने ज्यादा जो लोग हैं वो रहते हैं उसकी बात ये करता है। तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार होगा। जैसे ही अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम वाला होगा, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 17 ही है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा। तो अंडमान एंड निकोबार हैज लोवेस्ट डेंसिटी अमंग ऑल यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है, जैसे ही स्टेट की बात होगी तो स्टेट में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। स्टेट में अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। हाईएस्ट डेंसिटी जो यूटी है,
सबसे ज्यादा डेंसिटी वो दिल्ली की है, 11,320 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में है। लोवेस्ट डेंसिटी स्टेट्स में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की है, 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। एवरेज डेंसिटी इंडिया की बात करें तो वो 382 है, 382 पर्सन स्क्वायर किलोमीटर है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम जनसंख्या से रिलेटेड जो भी डेटा होंगे, जनसंख्या के से रिलेट करके जितने भी इंफॉर्मेशन बनते होंगे, जो भी स्टैटिक फैक्ट्स बनते हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है? तो वो बिहार का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो 1106 है। ठीक है, 1106 है। और दिल्ली का कितना है? तो 11,000 है। 11,236 या 325 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे वेस्ट बंगाल का आता है। वेस्ट बंगाल का 1028 है। और तीसरे नंबर पे जो है वो केरल का आता है। केरल कहाँ है? यहाँ है। केरल जो है वो 860 है। तो बिहार जो है वो सबसे ज्यादा आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये याद आपको रखना है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। बाकी पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, क्या होता है, सब कुछ मैंने बता रखा है। बॉटम लाइन पे अरुणाचल प्रदेश आती है, ये भी आपको मैंने बता रखा है। ठीक है, कुछ जनसंख्या के संबंध में इंफॉर्मेशन, स्टैटिक फैक्ट्स जो है वो जरूरी होते हैं, वो याद रख लो। भारत में जनसंख्या की जो शुरुआत हुई थी वो 1872 में हुई थी। 1872 में जनसंख्या जो है वो स्टार्ट किया गया था। पहली बार जनगणना जो है वो लॉर्ड मेयो के काल में करवाया गया था। लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था उसमें करवाया गया था। लेकिन ये जनगणना जो थी ना, वो नियमित जनगणना नहीं थी, रेगुलर रूप से नहीं होती थी। तो रेगुलर रूप से जो भारत में जनगणना स्टार्ट हुई, नियमित जनगणना जो स्टार्ट हुई, वो 1881 से हुई। और तब से ईच 10 ईयर के बाद जो है वो जनसंख्या होती रही। 10 वर्षीय नियमित जनगणना जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। और ये किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? तो ये लॉर्ड रिपन के काल में स्टार्ट हुआ। लॉर्ड रिपन है, उसके काल में स्टार्ट हुआ। हर 10 साल के बाद जनगणना होती है। भारत की पहली जो स्वतंत्रता के बाद जनगणना हुई वो 1951 का जनगणना था। 1951 का जनगणना था, ये आपको ध्यान रखना है। भारत की जनगणना में रेबीज जो बीमारी, रेबीज बोल रहा हूँ, जो बीमारी है, महामारी आई थी। उस महामारी के कारण भारत में बहुत ज्यादा जो जनसंख्या में गिरावट आई थी। भारत की जो जनसंख्या 1911 से लेकर, रेबीज बीमारी नहीं, ये ध्यान रखना है, बीमारी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। यहाँ पे महामारी फैल गई थी, पता नहीं, दिमाग से फिसल रहा है वो बीमारी। 1911 से 1921 का जो जनगणना था, यहाँ पे भारत का जो डिकेडल ग्रोथ था वो माइनस में चला गया था, ग्रोथ कम गया था और माइनस में 0.31% चला गया था। और इस जो 0.31% माइनस में चला गया था, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया था, इसको बोला गया था ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसको कहा जाता है 1911 से 1921 की जनगणना को, क्योंकि यहाँ पे अकाल आया था, महामारी आई थी, इस कारण से। ठीक है, बाकी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड ये हो गया। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए कि ईयर ऑफ लघु विभाजन किसको बोलते हैं, लघु विभाजक वर्ष किसको बोलते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट की जगह नहीं, ग्रेट की जगह स्मॉल डिवाइड जब भी पूछा जाए, लघु विभाजक वर्ष पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए, लघु विभाजक वर्ष। तो लघु विभाजक जो वर्ष है वो 1951 का जनगणना को कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद जो है वो जनसंख्या में तेजी आनी चालू हुई थी, जनसंख्या जो है वो तेजी से बढ़ने लगा था। संवैधानिक स्थिति की हम बात करें तो भारत में जो जनगणना है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। जनगणना से संबंधित जो कानून है वो यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, मतलब इस पर कानून जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी। ये जो अनुच्छेद है वो किस अनुच्छेद में आती है? तो अनुच्छेद नंबर 246 में आती है। 246 में किसका मामला है? तो ये होम मिनिस्ट्री का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का मामला है। जनसंख्या अधिनियम भारत में कब आया है? पॉपुलेशन एक्ट जो है, जनसंख्या अधिनियम भारत में 1948 का अधिनियम अभी भी चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या भारत में कौन करवाता है? तो जनसंख्या का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो वो होता है महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो जनगणना हुई 2011 वाली, वो भारत की 15वीं जनगणना थी, लेकिन स्वतंत्रता के बाद ये 7वीं जनगणना थी। इसका स्लोगन था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। और इसका जो मैस्कोट था वो था एक प्रगणक शिक्षक, इन्यूर्मेटिंग टीचर पूछा जाता है। कमिश्नर जो उस समय काम था तो वो सी चंद्रमौली था। जनसंख्या जो कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ था।
तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी धीरे धीरे सारे फैक्ट्स को हम डिस्कस करते चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 2011 में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे कम रहा था? सेक्स रेशियो सबसे कम जो है वो कहाँ था? तो दमन एंड दीव का था। तो अभी दमन एंड दीव एवं दादरा एवं नगर हवेली तीनों को मिला दिया गया है, चारों को एक बना दिया गया है। तो दमन एंड दीव अभी आंसर होगा, लेकिन अभी जो है वो ये दोनों मर्ज हो गया है, एक यूटी बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। 2011 के डेटा के अनुसार ये रेशियो जो है वो 618 है वहां का। 618 जो है वो पर हजार मेल पे 618 ही फीमेल है। तो क्यों? तो यूटी जो दिस यूटी जो है वो एक इंडस्ट्रियल हब है जहां पे लार्जर नंबर ऑफ मेल माइग्रेट वर्कर आ जाते हैं, जिस कारण से वहां पे महिलाओं की जो संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मेल ही वर्कर ना आएंगे वहां पे ज्यादा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी चंडीगढ़ का स्टेटों में बहुत कम है, 818 है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो केरला का है 1084। लोवेस्ट की बात करें तो वो हरियाणा का है 879। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो यूटी का बात करूं तो वो पुदुचेरी का है। और इंडिया का एवरेज बात करूं तो 943 है। 943 है। ये सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं जनसंख्या के बारे में कुछ बताऊं, कुछ सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो वो यूपी है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? वो सिक्किम है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन है? तो वो दिल्ली है। और सबसे कम जनसंख्या वाला यूटी कौन है? तो वो लक्षद्वीप है। डिकेडल ग्रोथ की बात करें तो भारत का जो डिकेडल ग्रोथ है वो 17.7% है। सर्वाधिक डिकेडल ग्रोथ किसमें दिखा? तो वो मेघालय में दिखा 27.9%। और न्यूनतम जो डिकेडल ग्रोथ है वो कहां दिखा? तो वो नागालैंड में दिखा, जो कि -0.6% है। और भारत का एकमात्र राज्य नागालैंड है जहां की जनसंख्या जो है वो घटी थी, जहां की जनसंख्या जो है वो घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनसंख्या 2021 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, तीसरा सर्वाधिक मान रखता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट और सेकंड नहीं पूछा रहा है, तीसरा पूछा जा रहा है। तो वो मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर यहां से हो जाएगा, मिजोरम। 2021 के अनुसार रैंकिंग की बात करें तो केरला के जो जनसंख्या जो साक्षरता दर है वो केरला सबसे ज्यादा है। केरला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे आती है। लगभग 94% यहाँ के जो लोग हैं वो एजुकेटेड है। उसके बाद जो है वो दूसरे नंबर पे जो है वो लक्षद्वीप आता है। लक्षद्वीप जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। और तीसरे नंबर पे जो है वो केरला आता है। चौथे नंबर पे जो है वो गोवा आता है। तो ये याद रख सकते हो आप। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार की है। लोवेस्ट लिटरेसी रेट है वो बिहार की है। और मेल फीमेल गैप की बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ है, मेल और फीमेल के गैप की बात करें तो लिटरेसी गैप इज लोवेस्ट इन मेघालय, केरला एंड हाईएस्ट इन राजस्थान। तो ये जो हाईएस्ट है वो कहाँ है? वो राजस्थान में है, मेल और फीमेल में जो गैप है। और लोवेस्ट कहाँ है? तो लोवेस्ट जो है वो या तो मेघालय या फिर केरला, दोनों में इक्वल ही है। डेफिनेशन क्या होता है लिटरेट का? लिटरेट होने का डेफिनेशन है कि कोई 7 वर्ष का व्यक्ति हो या फिर उससे ज्यादा का कोई व्यक्ति हो। एनी वन एवव 7 ईयर, नॉट इक्वल, एवव 7 ईयर, ये याद रखना है, एवव 7 ईयर। और यदि वो राइट कर सकता है, यदि वो लिख सकता है, लिखने में क्या? तो लिखने में सिग्नेचर। यदि वो रीड कर सकता है, यदि वो पढ़ सकता है, कोई भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, तो उसको हम लिटरेट मानेंगे। ठीक है, उसको लिटरेट माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करें हम पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भारत का 382 है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, 11,106। सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश 17 है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी जो है वो दिल्ली है, 11,320। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। और बाकी मैंने आपको बताया है। साक्षरता दर की बात करें तो भारत का जो साक्षरता दर है वो 74.4 है, 04 है। सर्वाधिक साक्षर केरल है, न्यूनतम साक्षर बिहार है, सर्वाधिक साक्षर यूटी में लक्षद्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है। पुरुष जो है वो 82% और महिला जो है वो 65% साक्षर है। ठीक है, आगे आएगा क्वेश्चन तो और हम चर्चा करेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? और अभी मैंने बताया भारत की जो साक्षरता दर है वो कितना है, तो वो 74.04 है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, 74.04। जिसमें मेल लिटरेसी की बात करें, मेल और फीमेल की बात करें, तो मेल जो है वो 82% आता है। दशमलव में याद रखने की जरूरत है नहीं, 82.14 होता है। और फीमेल जो है वो 65% आता है। तो जेंडर गैप जो है वो कितना परसेंट है? तो 16% के आसपास जो है वो जेंडर गैप आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, जेंडर गैप
16% के आसपास आता है। हम बात करें जो सेक्स रेशियो की, तो सेक्स रेशियो सर्वाधिक जो है वो कहाँ का है? केरल, सबसे कम जो है वो हरियाणा का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कारण हरियाणा में जो है वो थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिला है। सर्वाधिक यूटी जो है वो सेक्स रेशियो के साथ पुदुचेरी है, सबसे कम दमन दीव है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। हम एस सी एस टी की बात करें तो कुल जनसंख्या का लगभग 16%, 16.6% एस सी है, जनसंख्या है जो है वो एस सी कैटेगरी का है। एससी जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, और सबसे कम जो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत में बात करें तो वो पंजाब में है। और कोई एससी कहाँ कहाँ नहीं है, ये सवाल जो है वो पूछा जाता है। शेड्यूल कास्ट कहाँ कहाँ नहीं है, तो वो नागालैंड में, नागालैंड में नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, वो अंडमान एंड निकोबार में नहीं है, और उसके साथ साथ ही लक्षद्वीप में नहीं है। तो चार आपको याद रखना है: नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। एसटी की बात करें तो एसटी की जनसंख्या 8.6% है। सबसे ज्यादा एसटी जो है वो मध्य प्रदेश में है। परसेंटेज में बात करें तो मिजोरम में है और यूटी में, लक्षद्वीप में है। और कहाँ एसटी नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब कहाँ कहाँ नहीं है, ये भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। तो पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है। उसके बाद हरियाणा में नहीं है। उसके बाद जो है वो दिल्ली में नहीं है। उसके बाद जो है वो चंडीगढ़ में नहीं है। उसके बाद जो है वो पुदुचेरी में नहीं है, पौंडीचेरी जिसको कहते हैं उसमें नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री? क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, नॉट क्वांटिटी। तो जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण कौन नहीं करता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता का निर्धारण कैसे किया जाएगा? लिटरेसी के अनुसार किया जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के अनुसार किया जाएगा, और स्किल फॉर्मेशन उसके पास क्या है उससे किया जाएगा, ना कि इन्फ्लेशन, महंगाई से क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे। तो एजुकेशन, हेल्थ और स्किल जो है इसी के किया जाता है, और कुछ इसमें नहीं है। एच डी आई भी, दैट्स वाई एच डी आई भी इसी को लेके चलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, वो इसी के कारण से लेके चलता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और हम यदि बात करने की क्वांटिटी डिराइव कौन कौन करता है, तो हेल्थ, एजुकेशन, स्किल, यही आपको ध्यान रखना होगा, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। रूरल और शहरी और ग्रामीण की बात करें, अर्बन और रूरल की बात करें, तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? तो सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 68% जो है वो ग्रामीण जनसंख्या भारत में है, और सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में है। शहरी जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है भारत में कितना है, तो 31.2% है। सर्वाधिक शहरी राज्य जो है वो गोवा है, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला है वो महाराष्ट्र है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है कि विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011? 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक बिहार में है। हमने काफी डिस्कस किया है, तो बार बार एक ही चीजों को डिस्कस करने की आवश्यकता जो है वो नहीं है। हम जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी की बात करें तो टोटल पॉपुलेशन बटा नेट कल्टीवेट एरिया आता है। तो इस फिजियोलॉजिकल डेंसिटी में भी बिहार ही सबसे ज्यादा आता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला पहला जो शहर है वो मुंबई है। फर्स्ट जो है वो जनसंख्या में मुंबई के पास आता है, और दूसरा जो है वो, सेकंड जो है वो कहाँ है, तो सेकंड दिल्ली का है, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड है। और थर्ड की बात करें तो तीसरा जो है वो कोलकाता है, तीसरा जो है वो कोलकाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। हमारा आंसर यहाँ से कौन आएगा? तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सेकंड पहुंच रहा है, तो दिल्ली होगा। फर्स्ट जो है वो मुंबई होगा, तीसरा जो है वो कोलकाता होगा, और पांचवें नंबर पे जो आता है वो बैंगलोर आता है। पांचवें नंबर पे बैंगलोर आता है। मेगा सिटी किसको बोलते हैं? एक सिटी जिसका पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से ज्यादा हो, मतलब 1 करोड़ हो। 2011 के जनगणना के अनुसार उसको मेगा सिटी बोलते हैं। भारत में मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जो है वो मेगा सिटी आता है, मेगा सिटी जो है वो आता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। मोस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो वो यूपी है, और सबसे कम की बात करें तो वो सिक्किम है, ठीक है, वो सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे पूछा है कि प्रति 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, इसी को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, सेक्स रेशियो इसको कहा जाता है। लिटरेसी रेट की बात करें तो 7+ ईयर वाले साइन कर दे, उतना काफी है। इन्फेंट्री मोर्टेलिटी रेट की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करें, मतलब शिशु मृत्यु दर की बात करें, तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अंडर 1 ईयर का, 1 साल से कम का बच्चा, 1 ईयर के अंदर का बच्चा होना चाहिए। तो पर 10,000 महिला पे, पर 10,000 बोल रहा हूं, पर 1,000 महिला पे,
पर 1000 लीव बर्थ पे जो है वो ये डिसाइड होता है। तो नंबर ऑफ इन्फेंट जो है वो कितने मर रहे हैं 1000 लीव बर्थ पे, मतलब 1000 यदि पैदा लिए तो उनमें से कितना ज्यादा मर रहा है, इसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बर्थ रेट की बात आती है, तो बर्थ रेट जो है वो होता है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ, इतना ज्यादा बर्थ जो है वो 1000 पॉपुलेशन पे हुआ है, वो इसको ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बाकी हमने काफी फैक्ट्स इसका डिस्कस भी कर रखा है। 2011 के जनगणना भारत में साक्षरता दर लगभग कितनी है, तो 74 था। तो हम 73 के अनुसार चल सकते हैं। ठीक है, 74.04 है, तो 73 के अनुसार हम चल सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, जेंडर गैप, लिटरेसी क्या होती है, सब कुछ बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता दर की तुलनात्मक रूप से न्यूनतम है। सबसे कम जो महिला साक्षरता दर है वो आसाम में है। सिक्किम मैं लगा रहा हूँ टिक, आसाम ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। मिजोरम में सबसे ज्यादा है। मिजोरम में, मिजोरम जो है, मिजोरम जो है वहां पे हाईएस्ट आता है। उसके बाद सिक्किम आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर मेघालय है, मणिपुर है, असम में सबसे कम हो गया, 66% के आसपास आता है। ठीक है, तो मेघालय जो है वो मेटिनरल सोसाइटी है, ऑफ्टन करेक्टलेस विथ बेटर फीमेल स्टेटस, तो ये आपको ध्यान रखना है। दैट्स वाई वहाँ पे हायर लिटरेसी होती है। और हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो केरला में है, और लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी जो है वो राजस्थान में है। राजस्थान के बाद बिहार आता है सेकंड नंबर पे, और मिजोरम जो है वो सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है इंडिया में आफ्टर केरला। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनसंख्या 2021 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे यूटी या फिर ऐसे स्टेट्स जो हैं उनकी संख्या कितनी है जिनका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 382, जो कि भारत का है उससे ज्यादा है, भारत का है उससे ज्यादा है। तो यूटी जो है वो 6 है, यूटी जो है वो 6 है। और स्टेट्स की बात करें तो वो है कितने, तो स्टेट्स हैं 10, स्टेट 10, तो टोटल मिलाकर 16 इस आपका आंसर बनेगा। तो ऐसे भी फैक्चुअल सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, कंसेप्चुअल सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। बाकी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है मैंने बता रखा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी जो है वो लागू की गई थी, तो करंट अफेयर का उस समय, करंट अफेयर नहीं, स्टैटिक फैक्ट है। एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो 2000 में जारी किया गया था, 15 फरवरी 2000 को। तो फरवरी 2000 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, फरवरी 2000 को इसको जो है वो लॉन्च किया गया था, फरवरी 2000 को। ठीक है। भारत में जो फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, फर्टिलिटी रेट मतलब कि एक जो महिला है वो कितने ज्यादा बच्चे पैदा करती है। तो भारत की फर्टिलिटी रेट अभी कम हो गई है, ये कम नहीं होना चाहिए। कम होने से आगे जो है वो नुकसान होगा, भारत की जनसंख्या जो है वो डिक्लाइन करेगी। बिहार की फर्टिलिटी रेट है जो वो बहुत ज्यादा है, 3.1 है शायद, जितना मुझे याद आ रहा है, ये बिहार का। भारत का 1.9 है। रिप्लेसमेंट रेट किसको बोलते हैं, जो रिप्लेस कर दिया जाए, रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट, रिप्लेसमेंट रेट होता है 2.1। 2.1 क्यों, तो देखो एक महिला है और एक जो है वो पुरुष है, तो महिला पुरुष जो है वो पति पत्नी हो गए, इन्होंने खुद को रिप्लेस इन ये कैसे करेंगे, दोनों मरेंगे तो दो बच्चे तो होने चाहिए, लेकिन दो से थोड़ा सा ज्यादा रखा जाता है, 2.1 इसको रिप्लेस रेट कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है रिप्लेसमेंट रेट 2.1 होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, कभी पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। कमिटी जो है वो इट वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एमएस स्वामीनाथन कमेटी। हमें क्या कुछ करना है, नेशनल पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो किसके द्वारा, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है वो एमएस स्वामीनाथन कमेटी है उसके द्वारा आया था। इसका जो है वो इंटरमीडिएट काम था कि एड्रेस करना कि नीड है हमें कंट्रासेप्शन की, कंट्रासेप्शन की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ हेल्थ पर्सोनल की। ठीक है, तो ये इसका अचीवमेंट था, और लॉन्ग टर्म अचीवमेंट था कि एक स्टेबल पॉपुलेशन हमें 2045 तक लाना है, 2045 तक हमें एक स्टेबल पॉपुलेशन लेके आना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया का, ये फर्स्ट कंट्री जो था इंडिया वर्ल्ड में रहा है जिसने फैमिली प्लानिंग लाया है।
फैमिली प्लानिंग लाने वाला भारत जो है वो वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री है जिसने नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग लाया था। कब? तो वो 1952 में लाया था। भारत लाने वाला पहला है। टोटल फर्टिलिटी रेट मैंने आपको बता रखा है, भारत का 1.9 चला गया है। जब हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 की बात करें, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट आती है, तो ये रिपोर्ट नंबर 5 की बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.9 आ चुका है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन फंड की बात करें तो इसको बोलते हैं जनसंख्या स्थिरांक कोष इसको कहा जाता है, जो कि सेटअप किया गया है 2003 में। 2003 में पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन फंड लाया गया है, जनसंख्या स्थिरांक कोष लाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगा अनुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है? ठीक है, सेक्स रेशियो की बात कर रहा है, सेक्स रेशियो की बात कर रहा है। सेक्स रेशियो भारत का कितना है? तो सेक्स रेशियो भारत का 943 है। अब बोल रहा है कि 943 से ज्यादा कितने यूटी का है और कितने स्टेट्स का है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा वो 18 होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा 18। 18 ऐसे हैं जो कि रिप्लेस करते हैं, ठीक है, 18 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा राज्य कौन है? सबसे बड़ा जनसंख्या के अनुसार तो दूसरा है जो महाराष्ट्र है, पहला जो है वो यूपी हो जाएगा। फर्स्ट जो है वो यूपी और दूसरा जो है वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यूपी है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार आता है, चौथा बंगाल आता है, पांचवा आंध्र प्रदेश आएगा। पांचवा आंध्र प्रदेश आएगा। और सबसे कम में बात करें तो सबसे कम सिक्किम है, दूसरा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में यदि बात करें तो यूपी जो है, इफ यूपी वर ए कंट्री इट वुड बी द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड 2011 के जनगणना के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो सबसे अधिक है? तो बिहार हमने बता रखा है, बिहार में सबसे ज्यादा है, 1106 है, दूसरा बंगाल 1028 है, तीसरा केरल 860 है, चौथा उत्तर प्रदेश है 829 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो नगरीय है? नगरीय मतलब कि जो अर्बन है तो 28% अर्बन था, अभी जो है वो 31% के आसपास है। स्पेसिफिक जो 2011 का सेंसस की बात कर रहा है, ना कि 2011 एक का 11 का बात कर रहा है। तो अभी जो बात करें वो 27 है और 2011 की बात करें तो 31 है। 31%, 31.16 है, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन किसके पास है? तो महाराष्ट्र के पास है। स्टेट विथ हाईएस्ट अर्बन परसेंटेज किसके पास है? तो वो गोवा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या जो है वो 2021 के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो सबसे जो है वो अधिक है? तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज्यादा जो है वो परसेंटेज में बात कर रहा है तो वो तमिलनाडु में हो जाएगा। परसेंटेज में तमिलनाडु में 2001 के जनगणना के अनुसार तमिलनाडु में परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं टॉप रैंकिंग परसेंटेज में बात करें तो गोवा का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन गोवा तो ऑप्शन में है नहीं। तो पहला नंबर गोवा का होता है, दूसरा नंबर पे आता है मिजोरम, तो मिजोरम भी तो ऑप्शन में है नहीं। तीसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु हमारा ऑप्शन में है। और चौथे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट अर्बनाइज्ड मेजर स्टेट की बात करें तो वो तमिलनाडु ही है। और मोस्ट अर्बनाइज्ड अनअर्बनाइज्ड स्टेट की बात करें, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ओवरऑल की बात करें तो वो गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, तो सेक्स रेशियो ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु का है। ऑप्शन के अनुसार तमिलनाडु का है 996। 996, तो ये आपको ध्यान रखना है, सेक्स रेशियो 996 तमिलनाडु का है। ठीक है, सेक्स रेशियो डेफिनेशन की बात करें तो नंबर ऑफ फीमेल्स एज पर 100,000 मेल की बात होती है। तो केरला सबसे ज्यादा आता है, देन दूसरे नंबर पे तमिलनाडु आता है, तीसरे नंबर पे आंध्रा आता है। केरला, तमिलनाडु, आंध्रा। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश 17 है, सबसे ज्यादा बिहार है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा बिहार हो जाएगा। बिहार सबसे ज्यादा, यूटी में दिल्ली सबसे ज्यादा, ओवरऑल दिल्ली सबसे ज्यादा। नेशनल 382 होता है, 382। 2001 के अनुसार बोले तो 325 होता है। मिजोरम का सेकंड लोवेस्ट डेंसिटी होता है, 52 है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? चाइल्ड जो इन्फेंट जो है
वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है, तो वो केरला का है। केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो सबसे कम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। केरला पॉपुलेशन जो है वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा कम होता है। इसका होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज पर 100 लिव्ड बर्थ। 1000 बच्चे यदि पैदा लेते हैं तो उसमें से कितना ज्यादा मरते हैं, यही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। सबसे खराब मध्य प्रदेश का है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हुआ कि डेथ्स जो है वो ऑफ मदर्स पर 1 लाख लाइव बर्थ। एक जो मदर डेथ, कितने मदर का डेथ होता है पर 1 लाख, 1 लाख बर्थ देने पर कितने ज्यादा मदर का डेथ होता है, तो ये 1 लाख में आता है, ये याद रखिएगा। इसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होते हैं, मतलब जो प्रसव होता है ना, उस प्रसव के समय महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है, तो वो 1 लाख में कितने की मृत्यु होती है उसके अनुसार इसको डिसाइड जो है वो किया जाता है। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे अच्छा केरला का है और सबसे खराब मध्य प्रदेश का है। भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, तो सबसे कम बिहार का हो जाएगा। ठीक है, बिहार का हो जाएगा। बिहार की बात करें तो जो डेटा सबसे रिसेंट है, टोटल लिटरेसी रेट 61% है, मेल की 71, फीमेल का 51। तो ये ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पे झारखंड है। ठीक है, दूसरे नंबर पे झारखंड आता है, हाईएस्ट केरला है, और यूटी में लक्षद्वीप हाईएस्ट हो जाएगा। बाकी सबको आपको पता है। नेक्स्ट सवाल है कि धार्मिक जनसंख्या के 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है वो किस धर्म में सबसे अधिक है। किस धर्म का लिंगानुपात, तो ईसाई का, क्रिश्चियन जो है उनका लिंगानुपात सबसे ज्यादा अच्छा है। क्रिश्चियन का लिंगानुपात 1023 है। बुद्धिस्ट का लिंगानुपात जो है वो तो पहला आ गया क्रिश्चियन, दूसरा जो है वो बुद्धिस्ट आते हैं, बुद्धिस्ट दूसरे आते हैं, तीसरा जो है वो जैन आते हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो जैन आते हैं। मुस्लिम्स का 951 है, बेटर देन नेशनल लेवल, लेकिन सबसे कम है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैन का 954 है और हिंदू का 939 है। सबसे ज्यादा जो है वो कम है 939 हिंदू का ही, जो कि बिलो द लोअर एवरेज है। ठीक है, बिलो द लोअर एवरेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है, तो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, और उत्तर प्रदेश है सबसे ज्यादा, ये आपको ध्यान रखना होगा। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, बिहार, देन वेस्ट बंगाल। महाराष्ट्र, बिहार, देन वेस्ट बंगाल सवाल पूछा जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो दर्ज की गई है, अरुणाचल प्रदेश। बार बार एक ही चीजों को पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो हम डिस्कशन उतना ज्यादा नहीं करेंगे। ये सवाल थोड़ा सा क्लिष्ट था, बहुत अजीब सा सवाल भी पूछा गया था। एक तो 2001 की जनसंख्या पूछी थी, आई थिंक 2022 का ये एग्जामिनेशन था एसआई का, और दूसरी बात की मिलियन में पूछ लिया था। ठीक है, तो ये 1029 मिलियन इसका आंसर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या पूछा गया था, तो 1029 मिलियन, 1029 मिलियन, ये आपको ध्यान रखना है। 1029 मिलियन। यदि 2011 के अनुसार कभी भी मिलियन में आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 1210। 10 लाख को एक मिनिमम कहा जाता है, एक मिलियन कहा जाता है। तो ऐसे भी करके आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट सेंसस जो है वो लॉर्ड मेयो ने लाया था, लॉर्ड रिपन ने नियमित रूप से लाया था, तो ये ध्यान आपको रखना होगा। 2001 से 11 के जनसंख्या में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि, जो डेकेडल ग्रोथ होता है वो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था, तो मेघालय में हुआ था। हमने बताया था मेघालय में हुआ है, लगभग 27% का डेकेडल ग्रोथ होता है। नागालैंड में निगेटिव ग्रोथ हुआ था। ठीक है, नागालैंड में निगेटिव ग्रोथ हुआ था, 0.6% के आसपास निगेटिव ग्रोथ जो है वो हुआ था। 140 नंबर के सवाल की बात करें कि 2011 के जनगणना जो अंतिम आंकड़े आए हैं, अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है, तो दमन दीप में है। अभी तो मर्जर हो गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा, 618 है। बिहार का वैसे राज्यों में सबसे कम है। ठीक है, बिहार का राज्यों में सबसे कम है। तो हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल फिर से जनसंख्या से ही है कि अंतिम आंकड़े के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है, तो महिला साक्षरता दर बिहार में सबसे कम है। बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे ज्यादा कम है, उसके बाद राजस्थान में आता है। उसके बाद राजस्थान में, तो पहला बिहार देन राजस्थान, पहला बिहार देन राजस्थान। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट बिहार में है, सेकंड लोवेस्ट जो है वो राजस्थान में है, ये याद आपको रखना है। हाईएस्ट जो है वो केरला में है। जेंडर गैप जो बात करें तो वो जो है वो जेंडर गैप पूरे इंडिया की हम बात करें तो लगभग 16% जेंडर गैप आता है लिटरेसी में, और सबसे ज्यादा जो जेंडर गैप है वो लिटरेसी में राजस्थान में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 का जनगणना भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है। दूसरा पूछा जा रहा है, पहला नहीं दूसरा, तो दिल्ली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है।
ये दोबारा जो है वो पूछा गया है क्वेश्चन। पहला जो है वो मुंबई आता है, दूसरा दिल्ली आता है, तीसरा कोलकाता है। यही तीन तो है जिसका 10 लाख से ऊपर जनसंख्या है ना, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इसको मेगा सिटीज भी कहते हैं। 10 लाख से 10 मिलियन, 10 मिलियन से ऊपर मतलब 1 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता का। तो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, देन चौथे नंबर पे चेन्नई आता है। नेक्स्ट सवाल है कि किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो महिला साक्षरता प्रतिशत केरला में ही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। केरला के पास ही सबसे ज्यादा है, चाहे डेटा 2001 का हो चाहे डेटा 2011 का हो, दोनों के अनुसार यही है। महाराष्ट्र के पास हाई है लेकिन केरल से लो ही है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या की बात करते हैं तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। और जो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, और ये ध्यान आपको रखना है, फैक्ट के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या। और सबसे ज्यादा लीस्ट पॉपुलस यूटी की बात करें तो वो लक्षद्वीप हो जाता है। मोस्ट पॉपुलस में यूपी आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट स्टेट में एरिया के अनुसार गोवा आ जाएगा, और स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन के अनुसार सिक्किम आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। व्यवसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक कहाँ है? ठीक है, हमसे सवाल पूछा रहा है कि जनसंख्या 2021 के अनुसार, 11 के अनुसार, 1 के अनुसार व्यवसायिक वर्ग जो होते हैं, जो ऑक्यूपेशनल ग्रुप होते हैं, जो ऑक्यूपेशन अपना करता है, अपना धंधा करता है, उनके जो इंगेजमेंट है इंडिया में वर्किंग पॉपुलेशन में, उसका सेकंड हाईएस्ट किसके पास है? तो सेकंड हाईएस्ट किसके पास है? तो वो देखो, तीन सेक्टर आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो टर्शियरी में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद सेकेंडरी में आता है, तब जाके प्राइमरी में आता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो ये जो इस अकॉर्डिंग बात करें, ऑक्यूपेशनल ग्रुप की बात करें तो सेकंड में आता है टेरिटरी। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो सेकंड में आता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर आता है, जो कि लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भारत का है। अकॉर्डिंग टू 2001 की जनगणना लगभग 58% लोग जो है उनको कृषि में ही रोजगार मिलता था, प्राइमरी सेक्टर में मिलता था। टर्शियरी सेक्टर की बात करें, जिसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, उसमें लगभग जो है वो 23% के आसपास रोजगार देता था 2001 की जनगणना के अनुसार। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री सेक्टर होता था, जहां पे लगभग 16 से 17% रोजगार मिलता था। तो अभी के हिसाब से अब आपका आंसर जो 2001 के हिसाब से वही है। कौन सा? तो वो ऑप्शन नंबर सी, तृतीय जो है वो सेकंड पे आता है, और प्राइमरी जो है वो हाईएस्ट पे आता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जॉबलेस ग्रोथ की बात करें तो इंडियन जीडीपी जो है वो ग्रोथ कर रहा है पोस्ट रिफॉर्म एरा, was led by the service sector, but it did not create proportionality employment compared to its जीडीपी शेयर। जितना ज्यादा शेयर जीडीपी में थर्ड सेक्टर का होता है ना, उस उतना वो इंप्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही है, उतना ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट कर ही नहीं पा रही है। सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जो है वो कृषि में ही मिलता है, यही सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है, और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन भी सबसे कम होता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो स्टिल 45% इंप्लॉयमेंट जो है वो देता है, सर्विस सेक्टर 30% देता है, और इंडस्ट्री जो है वो 25% के आसपास देता है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा देता है, सेकेंडरी उसके बाद, देन प्राइमरी। इंप्लॉयमेंट रैंकिंग की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट देता है, दूसरा टर्शियरी, देन सेकेंडरी। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में गरीबी का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो गरीबी का निर्धारण जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड से किया जाता है, कि कितना ज्यादा आप एक्सपेंड कर रहे हो, कितना ज्यादा आप खर्च कर रहे हो। तो मेथड इसी के लिए जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे होता है, एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, उसके द्वारा ये जो किया जाता है, ये जो है वो किया जाता है। ऑथोरिटी यही है, और ये किसके अंदर काम करता है? तो नीति आयोग, नीति आयोग के द्वारा ये किया जाता है। ये जो एनएसएसओ है, और जो नीति आयोग जो फॉर्मल प्लानिंग प्लानिंग कमीशन कहता था, उसके द्वारा ये किया जाता है। तेंदुलकर जो कमेटी और रंगराजन कमेटी है, उन्हीं के रिकमेंडेशंस पे ये जो है वो स्टार्ट किया गया था। इनकम मेथड जो है वो यूज किया जाता है डेवलप्ड कंट्री में, लेकिन भारत में प्राइमरी लोग हैं, दैट्स वाई इनकम मेथड को नहीं यूज किया जाता है। प्रोडक्शन मेथड को यूज किया जाता है, जहां पे नेशनल इनकम जो जीडीपी है उसमें होता है, पॉवर्टी में नहीं होता है। पर कैपिटा इनकम एवरेज फिगर देता है, लेकिन ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन पॉवर्टी का है उसको नहीं बता पाता है। दैट्स वाई इसको हम यूज करते हैं कौन सा? एक्सपेंडिचर मेथड को, एक्सपेंडिचर मेथड को। तेंदुलकर समिति की बात करें, तेंदुलकर कमेटी की बात करें तो ये कमेटी 2009 में जो है वो स्टैब्लिश की गई। तेंदुलकर कमेटी 2009 में स्टैब्लिश की गई, और जो है इसने कैलोरी बेस्ड मंथ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया था, कैलोरी के अनुसार कि कहाँ कितनी कैलोरी जो है वो खानी चाहिए। दूसरा जो है वो रंगराजन आया, रंगराजन कमेटी जो आई वो 2014 में आई। इसने जो बताया कि लिमिट को सेट कर दिया रुपये में,
जो लिमिट्स है उनको रुपए में, कि यदि अर्बन लोग हैं तो 32 रुपए उनको होना चाहिए एक दिन का, और जो रूरल लोग हैं तो 32 रुपए, ग्रामीण लोग हैं और अर्बन लोग हैं उनको 47 रुपए कर दिया गया। ठीक है? बाकी मल्टी डायमेंशनल प्रोपर्टी इंडेक्स आती है जो नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृषि में पाई जाने वाली जो बेरोजगारी होती है उसको किस नाम से हम जानते हैं? तो कृषि में जो पाई जाती है वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है, डिस्गाइज्ड बेरोजगारी होती है। हमने ऑलरेडी इसको बता रखा है आपको। डिस्गाइज्ड बेरोजगारी, डिस्गाइज मतलब दो आदमी की जरूरत थी वहां खेत में काम करने की, लेकिन हम वहां पे 5 आदमी लगा रखे हैं, तो 3 आदमी तो ऐसे ही व्यर्थ हो गया ना। उनका वर्क डन क्या हुआ, उनका आउटपुट क्या आया? उनका आउटपुट जीरो आया। इसी को बोलते हैं जो है वो क्या बोलते हैं, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट होती है वो नौकरी करना ही नहीं चाहता, बाई चूजिंग वो नॉट वर्क कर रहा है। इनवॉलेंट्री की बात करें, वो वर्क करना चाहता है लेकिन वर्क उसको मिल ही नहीं रहा है। स्ट्रक्चरल बेरोजगारी की बात करें तो स्किल और अवेलेबल जॉब नहीं मिल पा रहा है। ठीक है? स्किल के अनुसार जो है वो जॉब नहीं मिल पा रहा है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जिस कारण से थोड़ा सा समस्या जो है वो हो रही है। सीजनल बेरोजगारी की बात करें तो ये एग्रीकल्चर में देखने को मिलती है। जब फार्मर जो है वो जो अपनी फसल जो है वो बो देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा उनको समय लगता है, तो वो ये बेरोजगारी होगी। उसके बाद फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, तो ये जो गैप बिटवीन लिविंग वन जॉब और फाइंडिंग अनदर जॉब, तो आपने अभी जॉब छोड़ा और बाद में जॉब ले रहे हैं, तो ये जो बीच का जो टाइम जॉबलेस आप बैठे हो, इसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है वहां पे जो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है वो जीरो होती है। ठीक है? प्रोडक्टिविटी आपको जीरो होती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से इंप्लॉयमेंट आपको मिलेंगे? जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर में पहला तो डिस्गाइज मिलेगा और उसी के साथ साथ सीजनल भी मिलता है। सीजनल भी अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। पंजाब में परंपरागत रूप से किसके द्वारा गरीबी को कम करने में सफलता प्राप्त की गई है? तो हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ के द्वारा, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण HYV को यूज किया गया था। हाई यील्ड वैरायटी जो सीड्स थी, HYVS, हाई यील्ड वैरायटी जो सीड थी उसको यूज करके जो है वो इम्पैक्ट इसका आया कि यहाँ पे गरीबी जो है वो काफी ज्यादा खत्म हुई है। ठीक है? ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसकी क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो भारत ग्रामीण क्षेत्र में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डिस्गाइज पाई जाती है, उसी के साथ साथ सीजनल पाई जाती है। ठीक है? डिस्गाइज और सिग्नल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा देखो, सीजनल और डिस्गाइज दोनों दिया हुआ है, तो ये वाला सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सीजनल भी याद रखना है। ये बिहार पुलिस जो कांस्टेबल है ना उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है? उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रूरल एरिया में होती है वहां पे सीजनल और डिस्गाइज होती है, और जहां पे अर्बन की जब बात आए, शहरी एरिया में बेरोजगारी की जब भी बात आए ना, तो तब बोलिएगा कि एजुकेटेड बेरोजगारी, एजुकेटेड बेरोजगारी, उसी के साथ साथ यहाँ पे स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर अनएम्प्लॉयमेंट अगर कब होता है, अल्प बेरोजगारी कब आती है? तो ये कंसेप्ट अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि एक सिचुएशन होता है जहां पे जो पीपुल है ना वो वर्किंग कर रहा है, बट उसको जो फुल कैपेसिटी है ना उस कैपेसिटी से, उसके स्किल के अकॉर्डिंग जो उसको एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है। जैसे एक पर्सन है जिसने मास्टर की डिग्री करके काम कर रहा है, और वो फार्मर, वो जो है ना वो फार्मर वर्किंग है, ओनली 2 आवर्स अ डे वर्क कर रहा है, जबकि वो 8 घंटे आराम से काम कर सकता था। तो इसको जो है वो अंडर अनएम्प्लॉयमेंट का अंडर अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। डिस्गाइज्ड मैंने आपको बता रखा है। डू नॉट वांट टू वर्क, ये वॉलेंट्री वर्क हो जाएगा, ये वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। वर्क लेजीनेस ये बिहेवियर इशू है, कोई इकोनॉमिक में ऐसा कहते हैं। नॉट पेड में होता है बेकार करवाना, तो ये तो हमारे संविधान के अनुसार इसको बैन किया गया है। ठीक है? विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वर्किंग फ्यूअर आवर देन स्टैंडर्ड, तो ये विजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। इनविजिबल अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वर्किंग फुल आवर बट इन अ जॉब रिक्वायरिंग लॉन्गर स्किल लो इनकम। ठीक है? जो जितना काम हम कर रहे हैं उस काम के अनुसार हमें जो वो जो रिम्यूनरेशन हमें मिलनी चाहिए, जो हमें पैसे मिलनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल रही है। तो ये यहाँ पे हमारा ये जो आज का सेट है वो खत्म होता है। तो ये रहा पूरा सेट नंबर 3, जहां पे हमने काफी डिटेल से जो क्वेश्चंस थे 150 तक हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 4 होगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा, या तो पार्ट नंबर 4 में मैं इसको चाहूंगा कि पूरा कंप्लीट कर दूं, 50 प्लस 60 क्वेश्चन को डिस्कस कर लूं, नहीं तो 30 प्लस 30 करके 2 पार्ट में बना दूं और उसके बाद मैं साइंस को डिस्कस करूंगा।
कई लोगों का मैसेज आ रहा था कि साइंस को डिस्कस करें, तो जल्दी से जल्दी मैं साइंस को डिस्कस करूंगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन भी आ चुका है। तो आई होप आपको सीरीज जो है वो हेल्पफुल हो रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।